नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। आज हम लोग ये जो नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं और इसको आगे बढ़ाने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कुछ सवाल देख लिए थे। आई गेस मतलब 10-12 सवाल हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। बाकी के सवाल जो है आज हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो पार्ट देख लीजिएगा, फिर ये सेकेंड पार्ट आप कंटिन्यूशन में देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से डायरेक्ट। तो पार्ट वन ऑलरेडी हो चुका है, पार्ट टू ये है। तो ये रहा पहला सवाल आज का। तो इस सवाल में आपसे क्या बोला गया है, आपको बताना है कि 2000 से नीचे जो नंबर है, ठीक है, 4 डिजिट का नंबर आपको बनाना है 1 2 3 4 डिजिट्स को यूज करके। और 2000 से छोटे नंबर्स होने चाहिए और उन सभी डिजिट्स का, उन सभी नंबर्स का सम क्या होगा, ठीक है। सम आपसे पूछा गया है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इस सवाल को करेंगे। प्रोसेस क्या होना चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो समझने की कोशिश करें। आप अगर इस सवाल को खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको ट्राई कर लीजिए और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले 4 डिजिट नंबर बनाना है। अब 2000 से छोटा बनाना है। अब यहां पे देख सकते हैं आप 1 2 3 4 डिजिट्स हैं। तो अगर ये थाउजेंड्स पोजीशन पे 2 भी अगर मैं रख लेता हूं तो 2 से जो यूज करूंगा मैं सारी डिजिट्स को नंबर बनाऊंगा तो 2000 से बड़ा ही नंबर बनेगा। तो इसलिए थाउजेंड्स पोजीशन तो 1 की फिक्स हो गई है, ठीक है। 1 जो है वो 1000 पोजीशन पे फिक्स हो गया है। तो 1 और उसके बाद बाकी सारे डिजिट्स को मैं शफल करता रहूंगा, जैसे 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। 1 2 4 3 हो गया, ओके। फिर 1 3 2 4 हो गया, 1 3 4 2 हो गया। फिर उसके बाद 1 4 2 3 हो गया और फिर 1 4 3 2 हो गया। ये सारे के सारे नंबर जो है पॉसिबल हैं, ये सारे बन सकते हैं। अब कर दो इनको सीधा सीधा ऐड कर दो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 और 4 10, 10 और 8 18, ठीक है। तो 8 ये आ जाएगा। फिर 18 ही यहाँ पे सम आएगा। कैरी फॉरवर्ड 1 है तो ये 19 हो जाएगा। फिर कैरी फॉरवर्ड 1 है तो 18 प्लस 1 फिर से 19 हो जाएगा। 1 प्लस 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 9 9 8 यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका। तो उम्मीद करता हूँ आपको तरीका समझ में आ गया होगा, अप्रोच जो है आपकी वो समझ में आ गई होगी। सवालों को करने के लिए बस अप्रोच जो है वो आपको समझना जरूरी है, ठीक है। सवाल बहुत इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कोई भी। अगला सवाल ये रहा, इफ टुडे इज संडे देन विच डे इज इट एग्जैक्टली ऑन 10 रेज टू द पावर 10th डे। 10 रेज टू द पावर 10th डे कौन सा होगा ये आपको बताना है, ठीक है। 10 की पावर 10 जो दिन होगा वो कौन सा दिन होगा ये बताना है, अगर आज क्या है, संडे है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे सवाल को। एक बार पॉज करके आप ट्राई कर लीजिएगा और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो भी डिस्कस कर लेंगे, और हो भी जाए तब भी आपको अप्रोच जो है वो भी आपको देख लेनी है, ठीक है। तो करेंगे कैसे इस सवाल को, देखिए। 10 रेज टू द पावर 10th डे पूछा गया है। हर एक दिन में, मतलब कोई भी वीक होता है, जैसे आज अगर मंडे है तो उसके बाद 7वें दिन, 7 दिन बाद कौन सा होगा, फिर मंडे आएगा, फिर 7 दिन बाद मंडे आ जाएगा। तो 7 की यहाँ पे साइकिल की रिपीटिशन होती है। भाई 7 की साइकिल चलती है यहाँ पे, ठीक है। वीक में हर 7 दिन बाद वो दिन जो है रिपीट होता है। तो हम क्या करेंगे, 10 रेज टू द पावर 10 है उसको 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। 7 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। और 7 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आ रहा है ये देखते हैं। भाई 10 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 3 आ जाता है, तो 3 की पावर 10 डिवाइड बाय 7, ये हमारा सवाल हो गया है, ठीक है। 3 की पावर 9 क्या होता है हमारा, 3 स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, तो 9, 9 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 7 लिख सकता हूँ इसको। और 9 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 7। 2 की पावर 5 क्या होता है भाई, 32 होता है। 32 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, 4 रिमाइंडर हमारा आ जाएगा, ठीक है। 4 रिमाइंडर आ जाएगा। तो आज संडे है, संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे, ठीक है। थर्सडे हमारा सीधा सीधा यहाँ इस सवाल का आंसर आ जाएगा। चौथा दिन क्या आएगा, ठीक है। भाई जो रिमाइंडर आया ना वो आपको देखना है। जैसे अगर रिमाइंडर 0 आता तो सीधा सीधा संडे आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन 1 आता तो मंडे हो जाता, 2 आता तो ट्यूसडे, 3 आता तो वेंसडे, अब 4 आया है तो इसलिए थर्सडे आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो अगला सवाल देख लेते हैं। देयर आर 3 ट्रैफिक सिग्नल्स, ईच सिग्नल चेंजेस कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड and then from red to green. The first signal takes 25 seconds, the second signal takes 39 seconds, and the third signal takes 60 seconds to change the color from green to red. ठीक है। तो पहले ग्रीन से रेड हो रहा है, फिर रेड से ग्रीन हो रही है लाइटें। 3 सिग्नल है। पहले सिग्नल 39 सेकंड्स लेता है, ठीक है। पहला सिग्नल 25 लेता है, दूसरा सिग्नल 39 लेता है और तीसरा सिग्नल 60 सेकंड लेता है ग्रीन से रेड होने में, ठीक है। द ड्यूरेशन फॉर ग्रीन एंड रेड कलर्स आर सेम, ठीक है। ग्रीन और रेड कलर रहने की जो ड्यूरेशन है ना वो सेम है दोनों के लिए, ओके।
ओके, एट 2 PM दे टुगेदर टर्न ग्रीन, 2 बजे दोनों के दोनों जो है ग्रीन टर्न हो जाते हैं, सारे के सारे तीनों, ठीक है, 3 लाइट हैं, तीनों के तीनों ग्रीन हो जाती हैं। तो अब आपको बताना है कि अब कब वो, किस समय पे वो एक साथ जो है ग्रीन होंगी, ये बताना है आपको, एक साथ ग्रीन कब होंगी, पहले ये बताना है। तो इस सवाल को करिए, बहुत शानदार सवाल है, एलसीएम एचसीएफ का बहुत ही प्यारा सवाल है ये। तो क्लासिक क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए एक बार खुद से, वीडियो को पॉज करिए, कोशिश करिए इस सवाल को सॉल्व करने की, बहुत इजीली हो सकता है अगर आप काम तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाइए। देखो, अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमने हमारी अप्रोच समझने की कोशिश करना, अप्रोच से आधे से ज्यादा सवाल खत्म हो जाता है। देखिए भाई, ग्रीन टू रेड हो रहा है, ठीक है, और रेड से फिर ग्रीन भी होगा। तो सबसे पहले अभी क्या हुआ है, 2 बजे क्या हुआ है भाई, ग्रीन हुआ है कलर, 2 बजे क्या हुआ है, ग्रीन में चेंज हुए हैं, ठीक है, ग्रीन हुआ है 2 बजे। अब ग्रीन से रेड कब होगा, सारे के सारे एक साथ पहले तो ग्रीन से रेड होंगे, ठीक है, एक साथ पहले ग्रीन से रेड होंगे, रेड होने के बाद फिर एक साथ क्या होंगे, रेड से ग्रीन होंगे। तो जितना समय एक साथ ये ग्रीन से रेड होने में लगाएंगे, उतना ही समय ये एक साथ रेड से ग्रीन होने में भी लगाएंगे। बात आई समझ में भाई, जितना समय ये लोग ग्रीन से रेड होने में लगा रहे हैं, उतना ही समय रेड से ग्रीन होने में भी लगाएंगे। ये यही तो बता रहा है, 25 सेकंड लगते हैं फर्स्ट सिग्नल को लेने में। तो अगर एक सिग्नल ग्रीन से रेड 25 सेकंड में हो रहा है पहली लाइट में, इसमें 39 सेकंड में, इसमें 60 सेकंड में, तो रेड से ग्रीन भी यहाँ पे 25 में होगा, यहाँ पे 39 में होगा, और यहाँ पे 60 में होगा, ठीक है। ये लाइन यही बता रही है, द ड्यूरेशन फॉर ग्रीन एंड रेड सिग्नल्स आर सेम, ठीक है, ये लाइन जो है यही चीज बता रही है। चलिए आइए, तो करेंगे क्या यहाँ पे, अब ग्रीन से पहले अपन को रेड में जाना है। ग्रीन से रेड में जाने के लिए हमारे पास क्या क्या गिवन है भाई, 25 सेकंड में पहली हो रही है, ठीक है, 39 सेकंड में दूसरी हो रही है, और 60 सेकंड में तीसरी हो रही है। इन सब का क्या ले लो आप, एलसीएम, ठीक है, इन सब का क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो। तो निकालो भाई एलसीएम क्या होगा, आ जाओ निकाल लेते हैं इसका एलसीएम। तो 5 × 5 तो ये हो गया, ठीक है, 39, 13 3 39, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 5 × 4 × 3, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, 5 × 4 × 3 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। चलिए 13 × 3 आ गया, 5 × 5 आ गया। तो 5 × 5 25, तो ये ले ही लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 13 हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 13 लिखने के बाद 13 3 39 ही लिख लेते हैं पूरा का पूरा, ठीक है, इंटू 3 भी कर देते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 5 हम ले चुके हैं, 4 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 25 4 जा क्या होगा, 100 होगा, 13 3 39, तो 3900 क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड्स हो जाएगा, ठीक है। 3900 सेकंड्स जो हैं वो हमारे लगेंगे कहाँ, किस चीज में लगेंगे, 3900 सेकंड्स ग्रीन से रेड होने में। तो 39 सेकंड अगर ग्रीन से रेड होने में 3900 सेकंड्स लग रहे हैं हमारे, ठीक है, ग्रीन से रेड होने में अगर 3900 सेकंड्स लग रहे हैं, तो रेड से ग्रीन होने में भी 3900 सेकंड लगेंगे, ठीक है। तो दोनों को मिला के टोटल टाइम कितना हो जाएगा भाई, 008, और ये हो जाएगा 7, ठीक है, 7800 सेकंड्स लगेंगे फिर से ग्रीन होने में। समझ में आई बात आपको भाई, 3900 सेकंड में तो दो 2 बजे ये सब के सब एक साथ क्या हुए, ग्रीन हुए 2 बजे, ठीक है। 2 बजे जैसे ही ग्रीन हुआ सिग्नल, उसके बाद रेड होने में, तीनों एक साथ रेड होंगे, तीनों एक साथ रेड होने में 3900 सेकंड इनको लगेंगे, ठीक है, तीनों को एक साथ रेड होने में 3900 सेकंड लगे। उसके बाद रेड से तीनों को एक साथ ग्रीन होने में 3900 सेकंड्स और लगेंगे, ठीक है। तो टोटल टाइम जो है वापस से एक साथ ग्रीन, ग्रीन पहले हो चुका है 2 बजे, फिर वापस से एक साथ ग्रीन होने का समय हमें निकालना है। तो टोटल समय कितना हो गया, 7800 सेकंड्स। अब 7800 सेकंड को आप मिनट्स में या आवर्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो ये कर लीजिए, बहुत ही आसान है। 7800 डिवाइडेड बाय 60 पहले कर देते हैं, ये गया, और 6 1 6 6 1 और 3 18, तो 130, ठीक है। तो 130 मिनट आ गया, 130 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे 10 मिनट, 2 घंटे 10 मिनट मतलब 2 बज गए हैं, 2 बजने के बाद 2 घंटे 10 मिनट बाद क्या समय होगा, 4 बज के 10 मिनट का, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल। यहाँ पे कैलकुलेशन थी, बेसिक कैलकुलेशन थी, एलसीएम आपको निकालना था, दैट्स इट, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात ये थी कि एलसीएम निकालने के बाद आपको डबल करना था टाइम। बाकी अगर आप नहीं करोगे ना डबल, तो आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं है। बहुत अच्छी बात ये है कि ऑप्शन में नहीं गिवन है। मैं अगर होता ऑप्शन बनाने वाला, तो मैं 100% यहाँ पे है ना, मतलब 1 बज के 5 मिनट का समय देता आपको,
ठीक है, 1:05 का समय मैं आपको यहाँ पे पकड़ा देता, 3900 ना, हाँ, 1:05, 1 घंटे 5 मिनट, मतलब 3:05 का समय यहाँ पे जरूर लिखता मैं। पर यूपीएससी ने ऑप्शन ही इतनी इजी दे रखे हैं कि आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपको टाइम जो है डबल करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, इस P ग्रेटर देन Q, सवाल ये है कि P जो है वो Q से बड़ा है क्या, ये आपका सवाल है। इन दोनों स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको बताना है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट P इंटू क्यू इज ग्रेटर देन 0। अगर P इंटू क्यू ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या 100% बोल सकते हैं कि P Q से बड़ा होगा? नहीं बोल सकते। ठीक है, समझ में आई बात ये तो आपको। दूसरा क्या बोल रहा है, पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर। अगर पी स्क्वायर ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर है तो हम बोल सकते हैं पी इज ग्रेटर देन क्यू? नहीं बोल सकते भाई, पी की वैल्यू अगर -5 है, क्यू की वैल्यू अगर -3 है, तो पी स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो पी स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा, लेकिन पी जो है वो -5 था और क्यू जो है हमारा -3 है, तो -3 हमेशा बड़ा होगा -5 से। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो आपको अब देखना है कि भाई दोनों स्टेटमेंट से इंडिविजुअली तो हम बोल नहीं सकते, दोनों स्टेटमेंट को एक साथ यूज करके बोल सकते हैं क्या, ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर, ये तो हमें पता है, पी इंटू क्यू ग्रेटर देन 0 भी हमें पता चल गया। तो क्या पी ग्रेटर देन क्यू अब भी हम ये बोल सकते हैं? अब भी हम ये नहीं बोल सकते। कारण क्या है, अब भी हम क्यों नहीं बोल सकते ये बात देखिए। हमने पहला केस लिया था P इंटू क्यू ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब 5 इंटू 3 भी आप बोल सकते हो और -5 इंटू -3 भी आप ले लो, -5 इंटू -3 ले लो आप तो सीधा सीधा। ठीक है, तो -5 इंटू -3 आप जैसे लेंगे ना, ठीक है, जैसे ही आपने ये वाला लिया P इंटू क्यू, तो आपको दिख जाएगा ये तो ग्रेटर देन 0 हो ही है। ठीक है, लेकिन इस केस में P जो है वो लेस देन क्यू है। ठीक है, और उसके बाद पी स्क्वायर ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर वाला केस है, तो उसमें भी -5 का स्क्वायर ग्रेटर देन -3 का स्क्वायर लेंगे, तो इस केस में P इज लेस देन Q है, यहाँ पे भी दिख रहा है। अब इंडिविजुअल भी हमें दिख रहा है, अब एक साथ लेंगे तब भी हम बोल सकते हैं कि भाई अगर दोनों केस है कि प्रोडक्ट जो है वो हमारा अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो उस केस में भी ये वाला केस अप्लाई हो रहा है, -5 -3 वाला। ठीक है, और यहाँ पे भी हो रहा है, तो इस केस को अगर हम कंसिडर करें, P की वैल्यू -5, Q की वैल्यू -3, तो इस केस से भी हम नहीं बोल सकते 100% कि P की वैल्यू Q से छोटी होगी, मतलब बड़ी होगी। ठीक है, बड़ी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकती, डजेंट मैटर, हम नहीं बोल सकते, बस आंसर नहीं दे सकते 100% श्योरिटी के साथ यस और नो। अगर आपका नो भी आंसर आ जाता है ना 100% श्योरिटी के साथ कि P इज ग्रेटर देन Q, अगर P ग्रेटर देन Q है, अगर आप बोलते थे नो 100%, एक सारे केसेस इसी तरफ इशारा करते कि नो आपका आंसर आ रहा है, तब भी आप बोल सकते थे कि स्टेटमेंट 1 के थ्रू अगर आप वो बता पाते या स्टेटमेंट 2 के थ्रू बता पाते, है ना। तो दोनों के थ्रू, किसी या दोनों के थ्रू एक साथ या फिर किसी भी एक के थ्रू भी आप बता सकते, तो भी आप वो आंसर टिक कर देते। ठीक है, क्योंकि आंसर यस हो या ना हो, आंसर आना चाहिए। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होता है ऐसे सवालों में। लेकिन यहाँ पे हम दोनों ही स्टेटमेंट को यूज करके एक फिक्स आंसर पे नहीं आ रहे, यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम जो है इसका आंसर देंगे कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स, डी ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। रीजनिंग के इस तरह के सवाल जो होते हैं ना, इसमें आपको बस यही ध्यान होता है, ये रीजनिंग और नंबर सिस्टम का मिक्सअप है ना। तो यहाँ पे आपको यही ध्यान देना होता है कि P इज ग्रेटर देन Q, ये सवाल अगर पूछा जा रहा है इस P ग्रेटर देन Q, तो इसका मतलब यस में भी आ सकता है आंसर, नो भी आ सकता है, लेकिन वो 100% आंसर आना चाहिए। बस ये बात आपको समझनी है, चाहे यस हो चाहे नो हो, डजेंट मैटर, लेकिन आंसर 100% आना चाहिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, लेकिन हम यहाँ पे 100% नहीं बोल सकते, इसलिए हमने डी ऑप्शन लगाया। चलिए, तो अब ये सवाल है, P प्लस क्यू माइनस आर ग्रेटर देन P माइनस क्यू प्लस आर, वेयर P क्यू आर आर इंटीजर्स। तो ये आपसे पूछा गया है, इस P प्लस क्यू माइनस आर इज ग्रेटर देन P माइनस क्यू प्लस आर और नॉट। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, यस और नो में आंसर देना है आपको। अगर आप 100% दे सकते हैं आंसर तब तो ठीक है, अदरवाइज मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो ट्राई करिए इसको खुद से, और फिर हम अभी डिस्कस करेंगे। वीडियो पॉज कर लीजिए और अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसको। चलिए, तो P माइनस क्यू इज पॉजिटिव, P माइनस आर इज नेगेटिव, मतलब P माइनस क्यू पॉजिटिव मतलब P जो है वो Q से बड़ा है, पहली बात तो ये, और P माइनस आर नेगेटिव मतलब R जो है वो P से बड़ा है। तो ये हम यहाँ पे रिलेशन निकाल सकते हैं दोनों स्टेटमेंट से एक साथ। देखिए, P माइनस क्यू अगर पॉजिटिव है, ये हम बोल दें, तो P इज ग्रेटर देन Q हो जाएगा। ठीक है, P माइनस क्यू अगर पॉजिटिव हम ये बोल दें, तो P ग्रेटर देन Q हो जाएगा, तो इस केस को तो हम बोल सकते हैं ये पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये तो ओवरऑल नंबर पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन P प्लस क्यू वाला जो होगा उसमें हम है ना, इसमें हम
एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, क्योंकि आर का हमें फर्स्ट स्टेटमेंट से पता नहीं चल रहा है, सेकंड स्टेटमेंट से हमें क्यू के बारे में नहीं पता चल रहा है, इसलिए हम इंडिविजुअल स्टेटमेंट से तो कुछ नहीं बोल सकते। अब दोनों स्टेटमेंट को एक साथ अगर क्लब करेंगे तो उसमें हमें ये रिलेशन मिल जाएगा। अब ये रिलेशन हमें पता चल गया, आर जो है वो पी से बड़ा है और क्यू से बड़ा है, आर सबसे बड़ा है, तो एक बार तो आर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, एक बार आर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम ये बात नहीं कर सकते कि ये जो है हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि आप केस ले लीजिए, कोई भी केस ले लीजिए, मान लीजिए आर की वैल्यू आप मान लेते हैं 100 मान लो, ठीक है, और पी की वैल्यू मान लेते हैं, आर की वैल्यू 100 मान ली, तो पी की वैल्यू मान लेते हैं 2 और क्यू की वैल्यू 1 मान लो, ठीक है, एकदम एक्सट्रीम पे चले जाते हैं अपन, ठीक है, ताकि अपन को चीजें आसानी से समझ में आ सके, है ना। अपन को तो 100% आंसर चाहिए, तो आर की वैल्यू 100 है, तो पी प्लस क्यू माइनस 100 तो नेगेटिव हो ही जाएगा, ठीक है, और पी माइनस क्यू प्लस आर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो उस केस में सेकेंड वाला जो है ये बड़ा हो जाएगा इससे, ठीक है, पहला तो ये हो गया, तो उससे तो हम बता नहीं पा रहे हैं इससे 100%, तो इससे तो ये जो है नो आ रहा है इसका आंसर। लेकिन अगर हम दूसरा केस लें जिसमें हम लेते हैं नंबर्स को ये 10 9 8 ये नंबर ले लेते हैं, है ना, और एकदम आसपास आसपास, ओके, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं इसलिए हम इंटीजर्स ले रहे हैं। तो 8 + 9 कितना हो जाएगा हमारा, 17, 17 - 10 7 हो जाएगा, 7 जो है क्या वो p माइनस क्यू प्लस आर से बड़ा है, तो p माइनस क्यू अगर हम करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, प्लस r जो है हमारा 11 आ जाएगा, तो r जो है हमारा सबसे बड़ा नंबर है और उसको हम ऐड कर रहे हैं, तो इस केस में भी हमारा ट्रू आ रहा है, मतलब इस केस में हम बोल सकते हैं कि इसमें नो आंसर आ रहा है कि भाई ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले से बड़ा नहीं है, ठीक है, इस केस में आ रहा है। लेकिन अगर हम p को बहुत ही बड़ा बना दें, है ना, पी और आर को मतलब एक उस लेवल पे ले जाएं, क्यू जो है बहुत छोटा है, क्यू सबसे छोटा नंबर है ना, क्यू जो है वो सबसे छोटा नंबर है, आर सबसे बड़ा नंबर है, तो इसका आंसर तो हम नो बोल सकते हैं, इसका आंसर हम 100% नो बोल सकते हैं, ठीक है, 100% हम नो बोल देंगे इसका आंसर। एक बार और चेक कर लेते हैं हम, एक और केस ले लेते हैं हम, है ना, 100% नो तो मुझे लग ही रहा है, लेकिन एक बार और चेक कर लेते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है शायद एक केस आ जाए, तो हम अभी चेक कर लेते हैं तुरंत, देखो ठीक है, तो P की वैल्यू हम ले लेते हैं, लेट्स से R की वैल्यू 100 ले ली, ठीक है, इसकी वैल्यू 99 ले ली, और Q की वैल्यू हमने 1 ले ली, ठीक है, ये वाला केस अगर हम लें तो P माइनस आर P माइनस आर अगर हम करेंगे तो -1 आ जाएगा और +1 0 हो जाएगा, और P प्लस आर जब सीधा सीधा हो ही रहा है तो उस केस में हम नहीं जा सकते, और ये अगर हम 98 भी ले लेते हैं तब भी उस केस में हमारा सेकंड वाला ही बड़ा आएगा, ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई ये तो बड़ा नहीं हो सकता, नो इसका आंसर आ जाएगा, तो श्योरिटी के साथ आंसर आ रहा है, नो आंसर आ रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, जो हमने देख लिया है, हर एंगल से चेक कर लिया है इसको, बहुत सारे केसेस ले लिए यहाँ पे हमने, और कोशिश की कि हम इसको मतलब नो तो हमारा आ ही रहा था आंसर, लेकिन यस में भी तब्दील करने की कोशिश की हमने, पर वो नहीं हो पाया, इसका मतलब समझ गए होंगे आप, है ना, तो इसलिए हम इसका आंसर कहेंगे कि आंसर तो दे सकते हैं लेकिन दोनों को लेके। व्हाट इज अ 3 डिजिट नंबर, कंसिडर अ 3 डिजिट नंबर, व्हाट इज द नंबर, तो सवाल आपसे पूछा गया है नंबर क्या है, ठीक है, 3 डिजिट का नंबर आपको बताना है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, ठीक है, द नंबर इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, ठीक है, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो मैं चाहता हूं आप एक बार इस सवाल को खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, चलिए, चलो तो अब इसको डिस्कस करते हैं हम लोग, आ जाइए, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, तो ये सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, जो पहली स्टेटमेंट है ना, ये सिर्फ एक ही नंबर की तरफ इशारा कर रही है, नंबर फॉर्म बाय डिजिट्स 1 2 एंड 3, ठीक है, 1 2 और 3 से जब हम फॉर्म करेंगे तो सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, ये एक ही केस में बनता है, इसके अलावा कोई और केस है ही नहीं ऐसा, ठीक है, दिस इज द वेरी यूनिक केस जिसके अंदर दोनों तरफ जो है 6 आ जाता है,
सम भी और प्रोडक्ट भी, ठीक है, डिजिट्स का। तो यही केस है। तो नंबर तो हमें मतलब डिजिट्स हमें पता चल चुकी है 1 2 3 से, लेकिन स्टेटमेंट 1 से हमें नंबर एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा है कि वो 123 है, 132 है, 321 है, 312 है, कौन सा नंबर है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, नंबर इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। जो नंबर है वो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर से डिविजिबल है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं हमारे। तो इसलिए हम स्टेटमेंट 2 को भी कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। स्टेटमेंट 2 से, सिर्फ स्टेटमेंट 2 से हम आंसर नहीं निकाल सकते, बेसिकली ये बात है, ठीक है। क्योंकि 3 से डिविजिबल होने वाले, 9 से डिविजिबल होने वाले जितने भी नंबर हैं, है ना, वो सारे के सारे अगर हम लेंगे, 3 डिजिट नंबर ले लेंगे जो 3 या 9 की टेबल में आते हैं, वो सारे के सारे इस स्टेटमेंट 2 के अंडर आ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, इसलिए नहीं बोल सकते। अब दोनों को हम कंबाइन करेंगे, दोनों को अगर कंबाइन कर दें, ठीक है, तो 6 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो जाएंगे भाई, एक तो 132 हो जाएगा और एक हो जाएगा 312, ठीक है। 312 हो जाएगा का डिवाइड, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा। तो दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमारे दो केस आ रहे हैं, यहाँ पे भी हमारे दो केस निकल के आएंगे। अच्छा, क्यों मैंने यही दो केस लिए, बाकी सारे क्यों रिजेक्ट कर दिए? क्योंकि 6 क्या है, इवन नंबर है। 6 इवन नंबर है, तो इवन नंबर ही हमारा फॉर्म होगा जो कि हमारा डिवाइड करेगा 6 को, मतलब 6 जिसको डिवाइड करेगा, ठीक है। 6 से डिवाइड होने वाला वो इवन नंबर ही होगा। तो ना तो वो 123 हो सकता है, ना वो हो सकता है 321, ना हो सकता है वो और कौन सा नंबर है 231, 213। ये चारों नंबर जो है पॉसिबल नहीं हो सकते, ये दो नंबर ही पॉसिबल है। तो यहां से भी हम एग्जैक्ट एक नंबर नहीं निकाल पा रहे हैं, एक नंबर नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए यहां पे सीधा सीधा आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग द बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। हमें एग्जैक्ट एक आंसर चाहिए होता है, एक नंबर पता करना है, लेकिन यहाँ पे दो नंबर यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। A rectangular floor measures 4 meter in length and 2.2 meter in breadth. The tile of size 140 centimeter by 60 centimeter have to be laid such that the tiles do not overlap. ठीक है, टाइल जो है वो ओवरलैप नहीं करेंगे. A tile can be replaced in any orientation so long as its edges are parallel to the edges of the floor. What is the maximum number of tiles that can be accommodated on the floor? ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा गया है, बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूं आप सभी इस सवाल को एक बार ट्राई करिए, कोशिश कीजिए, और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं, जब तक मैं इसका डायग्राम भी बना लेता हूं। चलिए, तो एक तो ये हमारा रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। जैसे ही हमारा रेक्टेंगल आ गया, जीरो के बनाएंगे, चलो छोड़ो, इसी से ही कर लेते हैं। मैंने कहा यार कुछ डिफरेंट यूज किया जाए। चलिए, तो रेक्टेंगुलर फ्लोर है ना, फोर, और ये ठीक है, चलिए ये आ गए अपनी रेक्टेंगुलर फ्लोर। चलो, तो इसमें हम मेजरमेंट्स लगा देते हैं भाई। मेजरमेंट्स आ गए हमारे, ये है 4 मीटर और ये है 2.2 मीटर, ठीक है। टाइल्स जो है, छोटी छोटी टाइल्स जो होंगी हमारी यहाँ पे जो बीच में लगेंगी इसमें, उनका मेजरमेंट है हमारा कितना, 140 बाय 60, ठीक है। तो एक तो है 140 बाय 60, ये हमारी टाइल्स है 140 बाय 60। अब आपको बताना है कि ऐसी कितनी टाइल्स इसमें लगेगी, ये आपको बताना है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा क्या, आप क्या करेंगे, इसका आप एरिया निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8.8 मतलब 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, 60 इंटू 40, ठीक है। 60 इंटू 40 यही आएगा ना, इंटू 100 और आ जाएगा, रुको, ये हमारा जो है 400 इंटू 220 आएगा ना। तो 400, 220, 880 इंटू 100, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, डिवाइडेड बाय 60 इंटू 140। तो जीरो से जीरो तो गए ये दोनों, ठीक है। उसके बाद आप कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या जाएगा भाई, 2 3 6, 2440, ठीक है, 440 आ जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो ये 7 आएगा, और इसको काटेंगे आप तो ये 220 आएगा। तो ये आपका बेसिकली 220/21 आ जाएगा। तो ये 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो आप बोलेंगे 10 आएगा आंसर सर,
10 आएगा। आप मतलब इस तरीके से चलेंगे, आप एरिया निकालेंगे इसका रेक्टेंगल का, और फिर हम आप ये टाइल्स लेंगे, ठीक है। इन टाइल्स को लेके फिर आप इसका एरिया निकालेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा आंसर, ठीक है। पहली बात तो ये। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो ये बहुत ही गलत अप्रोच है इस सवाल में, ठीक है। ये सवाल में ये बहुत गलत अप्रोच है आपकी, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि अ टाइल कैन बी प्लेस्ड इन एनी ओरिएंटेशन सो लॉन्ग एज इट्स एजेस आर पैरेलल टू द एजेस ऑफ फ्लोर। मतलब ये पैरेलल बता रहा है, तो आप इसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं रख सकते हैं, आप तो इस एरिया को बेसिकली इसमें एडजस्ट कर रहे हो कि कितना एरिया आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली exactly जब ओरिएंटेशन हम मैच कराएंगे कि यार ये इस तरीके से ही इसके सेट होनी चाहिए, यही इसका सेटिंग है, ठीक है, इसी तरीके से होनी चाहिए। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसके एजेस जो है इसके पैरेलली आए, तो इसमें टेढ़ा मेढ़ा जो है हम इस टाइल्स को नहीं रख सकते। इस वाले केस में कोई भी ओरिएंटेशन चलेगा, इस वाले केस में ओरिएंटेशन मैटर नहीं करेगा, क्योंकि हम सीधा सीधा एरिया को डिवाइड कर रहे हैं टाइल के एरिया से, ठीक है, फ्लोर के एरिया को टाइल के एरिया से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ओरिएंटेशन का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ओरिएंटेशन की बात कर दी, इसलिए ये सवाल जो है बहुत ही डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस सवाल को सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो पहले तो आपकी जो गलती आप करने वाले थे, आपने जो की है वो मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक है, वो मैंने सॉर्ट कर दी है गलती आपकी। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, कैसे करेंगे इस सवाल को, देखिएगा। तो आपका ओरिएंटेशन होना चाहिए इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 400 है, 400 सेंटीमीटर है विड्थ में, 400 सेंटीमीटर को आप 60 से डिवाइड कर दो, ठीक है। एक बार कर लेते हैं अपन, क्या है, विड्थ इधर रख लेते हैं और लेंथ इस साइड रख लेते हैं, या फिर उल्टा भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो, तो डजेंट मैटर। लेकिन हम मैक्सिमम जो है यहाँ पे टाइल्स लगाने की कोशिश करते हैं। तो 60 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइल्स आपकी यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है, 6 टाइल्स आ जाएंगी। तो ये इस ओरिएंटेशन में हमने लगाई है, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6 आ गई, ठीक है। मान लेते हैं 6 ही आई है हमारी, ठीक है। बाकी आपको अगर डायग्राम चाहिए एग्जैक्टली exactly, तो वो भी मैं कोशिश कर सकता हूँ। और ये 140 है ना, तो 140, 140 का डबल क्या आता है, 280 होता है, तो 280 मतलब डबल तो जा नहीं सकता, तो 120 यहाँ तक कुछ आ जाएगा, ठीक है। और ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा, 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 टाइल्स यहाँ पे इस तरीके से आ जाएंगी, सेट हो जाएंगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 टाइल्स आ गई। चलो अब हम क्या करेंगे, ये वाली टाइल्स हैं, अब हम क्या करेंगे, बाकी जो टाइल्स है ना उनको इस ओरिएंटेशन में रखेंगे, किसमें, इस ओरिएंटेशन में, क्योंकि ये आपका है ना, ये 60 है, 60 60 60 60 60, तो ये आपका कवर हो चुका है, 6 6 36, 360 कवर हो चुका है। और ये टोटल था आपका कितना, 400, 400 टोटल था, बचा कितना आपका ये, 40 बच गया। अब 40 बच गया तो 40 के ओरिएंटेशन में कुछ आ नहीं सकता, मतलब विड्थ अगर आएगी ना तो वो 60 आएगी, विड्थ आएगी ना अगली तो 60 आएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, यहां तक चली जाएगी बाहर, तो वो हम यहाँ पे सेट नहीं कर सकते, पहली बात तो, ठीक है। अब बची रही बात यहाँ की, ये टोटल जो है कितना है भाई, 120 है, 120 है, और ये जो है यहाँ तक आ चुकी है कितनी भाई, ये अगर हम इस ओरिएंटेशन की बात करें तो ये ओरिएंटेशन हमारा यहाँ तक कवर हो चुका है। ये कितना कवर हो चुका है, आइए देख लेते हैं इसको हम। ये हमारा हो चुका है 160 140, ठीक है, 140 जो है लेंथ हमारी कवर हो चुकी है। तो बचेगी कितनी हमारी लेंथ, बचेगी हमारी लेंथ 80, ठीक है, 80 बचेगी हमारी। तो 80 हम मान लेते हैं ये बच गई, ठीक है, 80 बच गई हमारी। चलिए अब हम 80 में क्या विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं, 60 कर सकते हैं, 60 कर सकते हैं, तो 60 हमने यहाँ पे कर दी, ठीक है, इसी के पैरेलल, इस एज के पैरेलल ले रहा हूं मैं, 60 हमने ये कर दी, ठीक है, 60 ही कर दी, तो 60 और फिर ये कितना आ जाएगा हमारा, 120 तक जाएगा, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, तो ये तीन जो है, तीन बार इस लाइन में आ जाएगा, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 36 आ गया, क्योंकि ये 40 हमारा फिर भी यहाँ पे बच जाएगा, 40 हमारा यहाँ पे बच जाएगा। तो ये हमारा 120 हो गया, ये हमारा 120 हो गया, ये हमारा 120 हो गया, और ये हमारा 120 हो गया ओरिएंटेशन, ठीक है। और ये हमारा कितना हो गया, 60 हो गया। तो 60 बाय 120, 140, सॉरी 14
14 140 है ना कि 1, ठीक है। तो ये 140 और ये भी 140, दो आएंगे सिर्फ, ठीक है। ये है 140 यहां तक और ये है 140, तो 280 और बचा क्या इतना, 120 बच गया, ठीक है। अब 120 ही हमारा बच गया और यहाँ पे विड्थ कितनी है, 80 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक टाइल और आ सकती है क्या, 60, 120 नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये आ पाएंगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 टाइल्स हमारी यहाँ पे आ सकती हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। भाई ओरिएंटेशन आपको करवाना है, अल्टीमेटली आपको ओरिएंटेशन से मतलब है आपको पैरेलल रखने हैं एजेस एक दूसरे के। तो ये तो 6 टाइल्स हमारी यहाँ पे आ गई थी, ठीक है, 6 टाइल्स ये आ गई और बची कुछ हमने 2 टाइल्स यहाँ पे सेट कर दी, ठीक है, 2 टाइल्स हमने यहाँ पे सेट कर दी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ओरिएंटेशन यहाँ पे मैटर कर रहा था, बस ये बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा। कोई रह गया क्या सवाल, नहीं रह गया, ठीक है। व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 2 रेज टू द पावर 192 इज डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, 2 की पावर 192 जो है इसको हम डिवाइड करेंगे अगर हम 6 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। भाई जल्दी से कर दो, रिमाइंडर कॉन्सेप्ट मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, है ना। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है, वीडियोस नहीं देखे हैं अभी तक एक भी नंबर सिस्टम के और रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो एक बार जाके देख लेना, है ना। सेशंस जरूर देखिएगा, रिवीजन करते रहिए, जितना बार हो सके बार बार इस लेसन को, इन लेसन्स को फ्रीक्वेंटली देखते रहिए, ताकि आपके बैक ऑफ द हेड ये चीजें सेट हो जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रिमाइंडर, यूनिट डिजिट्स, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं एलसीएम एचसीएफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा वो रेड लाइट वाला सवाल कितना शानदार था, है ना। चलिए, तो इस सवाल का जवाब क्या होगा भाई, 6 से डिवाइड करना है इसको, तो 8 16 32, 6 5 30, ठीक है, 64। तो 2 क्यूब, 4 4 16। चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, बार बार आपका 2 रिमाइंडर आएगा। तो अगर आप इसको 8, भाई आप ले लो इसको 8 ले लो, ठीक है, 8 रेज टू द पावर। अब ये क्यूब ले लिया आपने, 2 क्यूब कॉमन, 3 से डिवाइड कर दो इसको, तो 3 6 18 64, 64 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको बार बार आप डिवाइड करेंगे फिर से, तो ये आ जाएगा आपका 2 रेज टू द पावर 64 फिर से, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6। फिर से आप 3 से कर लो इसको, तो 8 आ जाएगा, ठीक है, क्यूब ले लेंगे ना, तो इसका 6 और 4 10 हो जाता है। तो ये आपका कितना आ जाएगा भाई, 3 2 6 63, ठीक है। तो ये 30 20 8 रेज टू द पावर 21 इंटू 2 अलग हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। फिर इसका भी रिमाइंडर 2 आ जाएगा, तो ये 2 की पावर 21 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 क्यूब 8 होता है, तो 8 हम ले लेंगे, तो ये 7 हो जाएगा, 8 की पावर 7, ठीक है, 8 की पावर 7 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6। फिर से यहाँ पे 2 आ जाएगा रिमाइंडर, तो ये 2 की पावर 7 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6। अब ये 2 क्यूब ले लेंगे 8, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6। भाई यहाँ पे एक बार बच जाएगा ना, ये 8 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 क्यूब 8 होगा, 2 क्यूब जो है वो 8 होगा, तो 2 की पावर हमारी क्या है यहाँ पे 7 है, तो 3 और 3 6 होंगे, तो एक पावर बच जाएगी, तो एक मैंने यहाँ पे लिख दिया एज इट इज, ये 2 है और ये 6 है, ठीक है। फिर इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे समझ गए ना आप, यहाँ पे 2 बचेगा, तो 2 स्क्वायर आ जाएगा रिमाइंडर यहाँ से, 2 स्क्वायर की वैल्यू 4 होती है, और 2 इंटू 2 4 है, 4 4 जा 16 हो जाएगा। 16 को फिर से 6 से डिवाइड करेंगे, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 4, सीधा सीधा, ठीक है। तो रिमाइंडर आपका 4 आएगा, ध्यान रखिएगा इसका। जल्दबाजी में कई कई बच्चे क्या करते हैं, सर अभी यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, आपको दिखेगा हर बार 2 आएगा, तो 2 आंसर टिक करके आगे बढ़ती है। ये गलती मत कर देना, जल्दबाजी में ऐसी गलतियां मत कर देना, सीधा सीधा इसको आराम से सॉल्व कीजिए। कितने स्टेप्स लिखे मैंने, 3 4 स्टेप ही तो लिखे हैं, बार बार मैं डिवाइड ही तो कर रहा हूँ सिंपल तरीके से, और बार बार इस चीज को लिख रहा हूँ तरीके से, ताकि मुझसे एक भी जो 2 है वो छूट ना जाए, है ना। चलिए अब इस सवाल को करिए आप। A, B and C, D are two digit numbers. Multiplying A, B and C, D results in a three digit number D, E, F. ठीक है. Adding D, E, F to another three digit number G, H, I results in 975. Further, A, B, C, D, E, F, G, H, I are distinct digits. If E equals to 0, F equals to 8, then what is the value of A plus B plus C?
ठीक है, a प्लस बी प्लस सी की आपको वैल्यू बतानी है यहाँ पे। बहुत ही शानदार सवाल है, बेहतरीन सवाल है, मैं तो कहूंगा इस सवाल को, क्योंकि करने में बहुत जो है दिमाग लगेगा। अच्छा खासा सवाल है, तो एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम अभी इसको डिस्कस करते हैं। चलिए आइए डिस्कस कर ही लेते हैं इसको, है ना। आपको अगर ट्राई करना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और ट्राई करते रहिए, तब तक हम देख लेते हैं इसको। ए बी और सी डी जो है दो डिजिट नंबर है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए बी ये रहा, सी डी ये रहा, इनको मल्टीप्लाई किया हमने, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है भाई, डी ई एफ। ठीक है, डी ई एफ तीन डिजिट का नंबर आ रहा है एक, डी ई एफ। ठीक है, ये आ गया। अब क्या बोल रहे हैं, एडिंग डी ई एफ टू अनदर थ्री डिजिट नंबर जी एच आई, तो डी ई एफ को हम जी एच आई, कोई तीन डिजिट नंबर है उससे ऐड करेंगे, तो रिजल्ट आता है क्या, 975। ये रिजल्ट आ गया हमारा। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है ये सारी की सारी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मतलब ये जो 9 डिजिट्स हैं ये सारी की सारी डिस्टिंक्ट है। ठीक है, और आपसे बोला गया है ई की वैल्यू 0 है, एफ की वैल्यू 8 है, ई 0 है, एफ 8 है, और ये सारी की सारी जो नंबर्स है ना, ए बी सी डी ई, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई भी डिजिट्स हो सकते हैं। 9 ये सारे जो वेरिएबल्स है 9 है, और ये हमारे पास डिजिट्स जो अवेलेबल है वो 10 है, जिसमें से 8 और 0 तो हमारी क्या है, ऑक्यूपाइड हो चुके हैं ई और एफ के साथ। आपको बताना है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बतानी है ना। बड़ा ही शानदार सवाल है, करिए कैसे करोगे इसको सॉल्व। अब सर आप ही बता दो, आपने इतना कर ही दिया है तो, है ना। चलो कर देते हैं, यहाँ पे आओ यार, यहाँ पे करते हैं अपन इसको अच्छे से। यहाँ पे क्या है, मजा आएगा। तो ए बी इंटू सी डी आपने किया, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, डी ई एफ, डी ई एफ आएगा ना, सी डी से करेंगे तो डी ई एफ, हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा डी ई एफ, ये आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, हाँ ठीक है। चलिए डी ई एफ आ गया, उसके बाद यहाँ पे डी ई एफ में जी एच आई ऐड करेंगे तो 975 बनेगा। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। और E की वैल्यू 0 है, F की वैल्यू क्या है, 8 है, यही बोल रखा है ना इसने। E की वैल्यू 0 है, F की वैल्यू 8 है, और इन सब में से आपको बताना है A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है, देखिएगा ध्यान से। तो हमें मालूम है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से पॉसिबल है, 0 और 8 तो जा चुके हैं। अब 0 8 चले गए, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे। ठीक है भाई, F की जगह 8 डाल दो, E की जगह 0 डाल दो। F की जगह मैंने क्या डाल दिया यहाँ पे, इसकी जगह तो मैंने 8 लिख दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, और E की जगह मैं 0 डाल रहा हूँ, और ये D मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, 8 लिख देता हूँ मैं इसको। ठीक है, 8 और 0, चलो ये 8 लिख दिया, ये 0 लिख दिया। ठीक है, अब देखो मैं राइट से रिप्लेस करता जाऊंगा, ध्यान से देखते रहिएगा, मैं बार बार रिप्लेस करता जाऊंगा। ठीक है, 8 में मैं ऐसा क्या जोड़ू ताकि यूनिट डिजिट मेरी 5 आ जाए, बताओ। 8 में क्या जोड़ू ताकि यूनिट डिजिट 5 आ जाए, भाई 8 और 7 क्या होता है, 15 होता है, तो आई की वैल्यू मेरी आ गई क्या, 7। ये बात समझ में आ गई, आई की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 7 आ गई। 7 यहां से काट दूंगा, 7 यहां पे लिख दिया मैंने, आई की जगह मैं 7 यहां पे रिप्लेस कर रहा हूं। ठीक है, आई को मैं 7 से रिप्लेस कर रहा हूं, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब h की वैल्यू क्या आएगी भाई, कैरी फॉरवर्ड 1 आ चुका है ना, तो h प्लस 0 प्लस 1 7 आना चाहिए, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। बोलो भाई, h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो h की वैल्यू मैं 6 से रिप्लेस कर रहा हूं, आ जाओ, h की वैल्यू मैं 6 से रिप्लेस कर रहा हूं। ठीक है, और ये जी एच आई है ना, हाँ जी आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये कर दिया मैंने, ये आ गया हमारा 7 यहाँ पे, ये 7 आ गया हमारा। ठीक है, चलो ये तो गिवन था ना मैं। ठीक है, चलिए आइए, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको, चलो अब क्या करेंगे, डी और जी का सम क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, ये हमें मालूम है। डी और जी का सम 9 आना चाहिए। अब डी और जी का सम 9 कैसे आएगा भाई, 9 प्लस 0 तो हो नहीं सकता। ठीक है, 5 और 4 9 हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं है, तो इसका मतलब डी प्लस जी की वैल्यू क्या है, डी प्लस जी की वैल्यू क्या है, 9 है, और ये 5 और 4 आ सकते हैं। ठीक है, 5 प्लस 4 होता है 9। ठीक है, तो इसका मतलब इन्हीं में से पॉसिबल है, तो डी या जी की वैल्यू जो है
वो 5 या 4 में से कोई ना कोई एक है आपस में, ठीक है। ये हमारी फिक्स हो गई। तो 5 और 4 हमारी यहाँ पे फिक्स हो गई है, ठीक है। बची क्या, 9 1 3 1 2 3, ठीक है, 9 1 2 3 ये बच गई। तो हमारे डी और जी भी चले गए। अब बचे क्या हमारे ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी बच गए। अब आ जाओ यहाँ पे, डी की वैल्यू या तो 5 होगी या 4 होगी, ठीक है। तो डी की वैल्यू अगर मैं 4 ले लेता हूं, आ जाओ, तो डी की वैल्यू अगर मैं 4 ले ली यहाँ पे, 4 और 8, भाई 4 को आप देखो, अगर डी की वैल्यू में 5 लूंगा ना, डी की वैल्यू अगर मैं 5 लूंगा तो 5 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लूं, कोई भी नंबर हो दुनिया का, डी की वैल्यू 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा डी को किसी भी नंबर से, तो या तो 0 देगा मुझे या 5 देगा यूनिट डिजिट में, ठीक है। 8 तो नहीं दे सकता, 8 नहीं दे सकता, इसीलिए सीधा सीधा कंफर्म है कि डी की वैल्यू तो हमारी 4 होगी और जी की वैल्यू क्या होगी, हमारी 5 होगी। ये क्लैरिटी आ गई मुझे यहाँ पे, ठीक है। डी की वैल्यू 4 होगी और जी की वैल्यू 5 होगी। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर डी को 5 से रिप्लेस करूंगा ना, और एफ की वैल्यू हमारी 8 है, तो यूनिट डिजिट में 8 आना चाहिए। तो 5 से मैं किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं, या तो 0 आएगा या 5 आएगा, ठीक है, या तो 0 आएगा या 5 आएगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि डी की वैल्यू मेरी क्या होगी, 4 होगी, 5 नहीं होगी। ये कंफर्म मेरा हो गया यहाँ पे, ठीक है, कंफर्मेशन मिल गई। अब हम करते हैं आगे का पार्ट। तो ए बी सी और डी की वैल्यू क्या है भाई, 4 है, ठीक है। बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ये 0 आना चाहिए, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक है, 408 आना चाहिए। तो 4 को आप किससे मल्टीप्लाई करें ताकि यूनिट डिजिट 8 आए, भाई 7 चौक 28 होता है, ठीक है, या फिर 4 दूना 8 होता है। अब 7 तो आ नहीं सकता बी की वैल्यू, तो बची क्या, 2 बची, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 2 हो जाएगी, ओके। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बाकी आप ये भी कर सकते हो, नहीं तो मुझे ऑप्शन भी तो देखना है। ऑप्शन क्या क्या है भाई, 6 7 8 9 है ऑप्शन, 6 7 8 9 ऑप्शन है, और बची क्या क्या वैल्यूज है, 1 2 3 और 9। इनमें से हमें एबीसी को असाइन करनी है। अगर मैं 9 किसी को भी असाइन कर देता हूँ, 9 अगर मैं किसी भी एबीसी में से किसी को असाइन कर देता हूँ, तो ये जो टोटल है सम एबीसी का, वो 9 से तो बड़ा आ जाएगा, और 9 से बड़ा ऑप्शन में ही नहीं है। जब ऑप्शन में ही नहीं है तो मैं आगे क्यों सॉल्व करूँ, दिमाग क्यों लगाऊं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब एबीसी जो है वो 1 2 और 3 में से ही आएंगे कोई ना कोई, ठीक है। और 1 + 2 + 3 की वैल्यू क्या होगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। तो कभी कभी क्या होगा, आपको पूरा सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमेशा आपको पूरा सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप करना चाहेंगे तो आप कर भी देंगे इसको सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें स्मार्टली खेलना है ना, स्मार्टली ध्यान देना है, समय हमें बचाना है। तो अगर हम यहां तक पहुंच चुके थे, ये सारी चीजें हमने कर दी, हमने बेसिक बेसिक जो छोटे छोटे जो ये वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज निकाल दी सबकी। तो उसके बाद हमें इतना सा सोचना था बस, और डी और जी की वैल्यू भी हमें एग्जैक्ट निकालने की आवश्यकता थी नहीं, हमें पता है 5 4 में से दे दी। तो ए बी सी की वैल्यू 1 2 3 और 9 में से आनी चाहिए थी। तो सीधा सीधा हम यहाँ पे देख लेते ऑप्शंस में। तो क्या गिवन है भाई, 9 से बड़ा कोई नंबर ही गिवन नहीं ऑप्शंस में, तो 9 तो हम किसी को दे ही नहीं सकते, 9 दे ही नहीं सकते, तो एबीसी की वैल्यू 1 2 3 में से आएगी। 1 2 3 में से आएगी तो 1 + 2 + 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 हो जाएगी, सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना हमें आगे तक जाने की आवश्यकता थी नहीं, हम सीधा सीधा ऑप्शन को देख के इस सवाल को और भी जल्दी कर सकते थे, ठीक है। वो तो मैं अगले पेज पे कर रहा था तो मुझे ऑप्शन दिखे नहीं, तो एकदम से मैंने क्लिक करा यार, एक बार ऑप्शन तो देख ले कि होगा क्या, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बेहतर तरीके से अभी समझ में आ गई होगी। तो ये आज की क्लास में कंप्लीट हो चुका है। सीसैट 2023 के हमने सारे सवाल देख लिए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस कीजिए इन सवालों की, ज्यादा से ज्यादा इनको देखिए बार बार सेशंस को, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़े आपकी कि किस तरीके के सवाल जो है सीसैट अभी पूछ रहा है ना, यूपीएससी पूछ रहा है सीसैट में, सॉरी। तो अगले लेसन में मैं आपके लिए जो रिकॉर्डिंग लेके आऊंगा, उसमें मैं आपके 2022 जो है सीसेट के, वो उसके सवाल लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो दो पार्ट में हम इसको ब्रेक करेंगे फिर से। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आएंगे इसके। पार्ट 1 ये रहा, पार्ट 2 मतलब पार्ट 1 इसके बाद आ जाएगा आपके बाद, और पार्ट 2 भी आ जाएगा, ठीक है। तो सारे जितनी भी है ना 2013 तक जितने भी नंबर सिस्टम के सवाल आए हैं हर साल, उन सबको हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक ये प्रॉपर प्लेलिस्ट आपकी तैयार हो रही है, तो उसमें आपके इस तरह के जो है सेशंस हैं वो सीधे सीधे आपके आ जाएंगे। तो अगर आपको देखने हो तो वो प्लेलिस्ट यूज कर लीजिएगा। साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट गिवन रहेगी नंबर सिस्टम की भी, और कंप्लीट क्वांट्स का जो सिलेबस है वो धीरे धीरे जो हमारा होता जा रहा है, उसकी भी मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी है। साथ ही साथ रीजनिंग की भी चल रही है इसी तरह की सीरीज, तो वो भी आप यहाँ पे ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आप
26 मई तक हमारा टारगेट है भाई, आपका सी सेट 2024 का। तो यहाँ तक हमें चलते रहना है। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सेशन को, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद टू यू ऑल।